नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और ये है आपका फेवरेट द मुकेश राजपूत शो। आज इस शो की शोभा बढ़ाने के लिए हरियाणा के वरिष्ठ नेता जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरी मुराद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से। स्वागत है आपका द मुकेश राजपूत शो में। और आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है, तो हरियाणा की राजनीति की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, देश की बात होगी। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो 8 साल से जो हरियाणा में इस वक्त सरकार चल रही है, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये जो सरकार चली है 2014 में सरकार बनी और बाद में 19 में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बना जी। इस दौरान जो है 2014 में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था जी। आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज वो प्रदेश महंगाई में बढ़ गए, महंगाई से मार सह रहा है। आज वो प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, केवल इवेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट साबित हुई है। इसी वास्ते कारण है हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि रोज़गार मेले लग रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे अलग अलग स्टेट्स के सीएम हों। अभी गुरुग्राम में भी रोज़गार मेला लगा था, तो रोज़गार तो बंट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हरियाणा, जो आपके समय में नारा लगता था, हम सुनते थे विज्ञापन कि हरियाणा नंबर 1, तो अलग अलग संस्थाएं भी नंबर 1 का खिताब दे रही हैं। मतलब रोज़गार देने में भी हरियाणा नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CMI की रिपोर्ट है। 31.6% जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। प्लानिंग कमीशन की उसमें भी हरियाणा की बेरोजगारी बहुत ऊपर है। जो जैसे मैंने कहा ना, आप कह रहे हैं मेले लग रहे हैं, मैं पहले कह चुका इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट, और आप लोग उसको मीडिया पे वो दिखाते रहते हो इवेंट मैनेजमेंट को। नहीं, मीडिया तो परफॉर्मेंस नहीं है, सामने बैठा है। हाँ, आपकी बात जानने के लिए। हाँ, ये तो आप बैठे रहो वैसे, लेकिन जी, जी, जी। रोजमर्रा में देखता नीचे कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में कोई नहीं किया। देखिए 8 साल हो गए आप, हमारे समय में मेरे पास भी 9 साल 10 साल का मतलब रहा मानो टोटल में। 4 तो पावर प्लांट लगे, 1 न्यूक्लियर प्लांट की शुरुआत हुई, मेट्रो बल्लभगढ़ तक गई, मेट्रो गुड़गांव तक गई, मेट्रो भादगढ़ तक आई, 3 IMT लगे, मतलब मानेसर में भी, फरीदाबाद में भी, आपका खरखौदा में भी, रोहतक में भी, और इंडस्ट्रियल वो बने। इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनी, मैं आपको बताऊं, शुरू हो जाए हमारे समय से कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हरियाणा में नहीं आया हो। आप देखिए, पंचकुला से शुरू हो जाओ। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे समय शुरू हुआ था। उसके बाद कुरुक्षेत्र आ जाओ, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एक अहमदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बना है। ठीक है जी। फिर आप आ जाओ करनाल, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप आओ पानीपत, दो डाउन स्ट्रीम्स के लिए प्लास्टिक, उसका हमने वो बनाया। फिर आप सोनीपत आओ, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें आज SRM भी है, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें IIT का एक्सटेंशन भी है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नेशनल लॉ स्कूल भी है। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी हैं। तो अभी वो ठीक नहीं चल रही हो? ये जो सारी आप चीज़ें गिनवा रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार चल रही है। हमारे समय में जो चालू होगी वो बता रहा हूँ, जो हमारे समय होगी। आप सत्ता में भी ज़्यादा साल रहे ना? सत्ता में भी ज़्यादा नहीं, इतना कहाँ, 8 साल इनको हो गए। मैं 9 साल 9.5 साल रहा हूँ। 1947 से लेके 2014 तक सत्ता में। मैं अपने हरियाणा की बात कर रहा हूँ। 66 में तो हरियाणा बना है, वो पिछड़ा हुआ प्रदेश था जब हरियाणा बना। तो अब आप बीच में जो है ना वो कर रहे हो। उसके बाद जो है देश की मतलब देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सरकारी क्षेत्र में बनाओ। उससे पहले सिर्फ एक था अंग्रेजों के टाइम में, लेडी इरविन, पूरे देश में कोई नहीं है। महिला यूनिवर्सिटी कानपुर में, सोनीपत के किनारे हूँ मैं आपको। फिर मुरथल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो छोटू राम के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज।
फिर फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में YMCA था, छोटा सा इंस्टीट्यूट था, वो यूनिवर्सिटी बनी। मेवात में मेडिकल कॉलेज बना। गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी जी। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल लगा। जज्जर में एम्स आया है जी। और आप भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। जींद में रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। रोहतक में जो मेडिकल कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। एक विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। और हिसार में जो है लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनी। और सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी 4 कमरे की छोटी सी बना रखी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पे बनाया। और भी बहुत इंस्टीट्यूट हैं, जैसे फुट उसका इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट है। कोई भी आप ये देखें, अब 8 साल हो गए इनको, एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दें। मैं ये जो आपने बनते इन्होंने एक बात कही थी कि करनाल में पहली यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है इसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जी। अब यूनिवर्सिटी बना तो कह तो दिया, अब तक चालू नहीं हुई, थोड़ी बहुत बिल्डिंग बनी है अभी। 8 साल में तो हमने बना दी इतनी यूनिवर्सिटी, इनसे एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। मेरा एक सवाल जो है जहन में, एक मेरी बात, 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं। हम रेलवे लाइन हमने बनाई, सोनीपत से हिसार जोड़ा और रोहतक से रेवाड़ी जोड़ा। और ये जो आपका ये मंजूर कराई रोहतक से सीधी वाया हांसी हिसार तक। तो इनका कोई मतलब 1 इंच भी ना रेलवे लाइन, ना मेट्रो, ना और कोई। अरे और तो छोड़ो, आम आदमी को रोडवेज के बसों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब 4200 बसें थी, वो घटकर 3000 हो गई। बढ़नी चाहिए, वो घट रही है। तो कोई भी किसी कुछ भी देखा ना, जैसे मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट जी। अब मैं सवाल आपसे वो पूछता हूँ, आपने इतने सारे मुझे ज़िले गिनवाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो बार बार जो आरोप लगता रहा वो ये लगता रहा कि एक जो सीमित क्षेत्र है रोहतक, एक सीमित एरिया जो है रोहतक का हो गया, सोनीपत का हो गया, ज़्यादा विकास का ध्यान आपने इन ज़िलों पर दिया। तो ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं आप? अभी मैं तो आपके सामने गिना दिए, इनने कहीं भी नहीं किया। मैं तो पंचकुला से शुरू हुआ था, सिरसा तक पहुंच गया, इधर रेवाड़ी पहुंच गया, और एक भूल गया था महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी, लॉ कॉलेज भी। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल एक यूनिवर्सिटी मिली थी मेरे को। मेरे से पूछा गया था कहाँ लगाए, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई हमने। कोई तो इलाका नहीं छोड़ा हमने। बताएंगे ये क्योंकि जब फेलियर होते हैं ना, खुद का जो उपलब्धि कुछ नहीं होती, जो ना उपलब्धि होती है ना, वो अपनी उपलब्धि के लिए लग जाते हैं। अभी कल मैं देख रहा था, स्टेटमेंट आई जी इनके प्रधान की कि बाड़सा में जो है IIT का एक्सटेंशन खुला है। वो भाई साहब 2013 में फाउंडेशन स्टोन में रखा हुआ, और वहाँ यहाँ के सेंटर के मिनिस्टर ने रखा। अखबार में फ़ोटो दीपेंद्र ने दिखा ली, कल निकलवा दूंगा मैं आपको। अखबार में फ़ोटो आई हुई है जमीन। और 8 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं, 8 साल के बाद आप कह रहे हैं हमने मंजूर करा दिया। अरे 8 साल तक सोते रहे, कोई मतलब मेरे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। अब ये जो सारी चीज़ें आप गिनवा रहे हैं, इनसे आप कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। लेकिन अभी हुड्डा साहब जो चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के हो रहे हैं, ज़िला निकायों के हो रहे हैं, या अभी आदमपुर में जो चुनाव हुआ उसमें आप ही के साथी आपसे चटक के निकल लिए, कुलदीप बिश्नोई जी, और चुनाव जीत गए। तो उस हार को आप कांग्रेस के, क्योंकि बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से देखते हैं? इनके समय में 3 उपचुनाव बाई इलेक्शन हुए हैं। बड़ौदा कांग्रेस जीती है, इलाहाबाद में आ रहे हैं, और ये कब जीते हैं? ये आदमपुर के चुनाव से तो साफ क्लियर मैसेज ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे कांग्रेस का? मैं बताता हूँ कैसे। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, और चौधरी भजनलाल, ये कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बाहर जा चुके थे जी, ठीक है। और कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी से लड़े थे, कांग्रेस अपने उससे लड़ी थी। जो हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार था उसको कुल 10,000 वोट मिली थी। अच्छा, 10,000 वोट मिली थी, क्योंकि जो भजनलाल का रहा वहाँ 68 से ये जीतते आ रहे हैं। और अब के कितनी मिली? 52,000।
कांग्रेस को। लेकिन एक 52,000 बात तो आज ही छोड़ो, हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हाँ। कुलदीप बिश्नोई, भजन लाल जी का आप नाम दे रहे हैं, आपके भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का जाना कांग्रेस के लिए झटका है, और यही जो झटका है ये आपको नहीं वो तो संसद कोई जो कोई चुनाव हुआ उसमें कोई भी लगा। झटका नहीं है उनको। पता, जब इन्होंने अलग पार्टी बना के लड़े थे 2014 में, 2 सीट आई थी उनकी, एक आदमपुर, एक हांसी तो जिसको टिकट दिलवाई थी इन्होंने, उसकी जमानत जब्त हुई थी। पर कभी कभी एक सीट भी खेल कर देती है पूरी राजनीति चलो में। तो पता नहीं वो एक सीट के, लेकिन मुकाबले में कितनी सीट है? 89 सीट है। मतलब कांग्रेस यहाँ से साफ ये हो गया कि लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को लाने के लिए। जब आजमपुर में स्थिति है तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो चलो कांग्रेस पे ही आते हैं। हरियाणा में या तो जो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लग रहा है कि सरकार अब आने वाली है 2024 में, तो हुड्डा साहब का जो कद है वो अलग रहा है, कोई भी नाम लेता है तो साहब साथ में लगा लेता है। तो क्या कांग्रेस में जो इस वक्त समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस में रहना है तो हुड्डा लाइन या फिर खुड्डा लाइन? नहीं, सब कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेस में जो भी आस्था रखता है, कांग्रेस में सबके लिए जगह है। कांग्रेस में तो जगह है, लेकिन जो इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है आपकी जैसी पार्टी में, जो सबसे पुरानी पार्टी है, किरण चौधरी की आप बात करें, हर रोज एक नया ऐसा बयान। क्या उन्होंने क्या बयान दिया? क्या इनडिसिप्लिन? क्या ठीक है, वो अपने वर्करों से मिल रही है, काम है सबका। वो लगातार चैलेंज करती रही कुलदीप बिश्नोई की टिकट को लेकर कि मुझसे बातचीत नहीं की गई। जो आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उन्होंने भी कहा उनसे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कोई कहे उसका कोई मायना नहीं है। पार्टी की टिकट का फैसला हाईकमांड करती है जी। वो तो हाईकमांड का काम है किससे सलाह करनी, किससे नहीं सलाह करनी। प्रोसीजर ये है कि जब बाई इलेक्शन होता है उसमें CLP लीडर और PCC प्रेसिडेंट और जो इंचार्ज होता है बैठ के बात करते हैं। वो हाईकमांड को नाम भेज देते हैं, हाईकमांड फैसला करती है। हाईकमांड के फैसले के बाद अगर ऐसे बयानात आते हैं वरिष्ठ नेताओं के, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उससे नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, प्रजातंत्र पार्टी का सवाल है। पार्टी में हर आदमी को, प्रजातांत्रिक पार्टी है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन फैसला होने के बाद सबको एक होना पड़ता है। कुमारी शैलजा के भी लगातार बयानात आ रहे हैं इसी तरीके से कि जो पार्टी है उसमें बस सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया है। नहीं, मैंने नहीं देखा उनका बयान। मैंने ये बयान कोई नहीं देखा। वो इस समझती है, वो प्रधान थी मेरे साथ। हमने तो कभी नहीं कहा कौन सर्वा है। पार्टी की सर्वा तो हाईकमांड है, पार्टी एक है। अब जो आने वाला चुनाव होगा 2024 में विधानसभा में, उसमें आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे लेके आएंगे, या दीपेंद्र हुड्डा उसमें हो सकते हैं? वो तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसका एक कौन मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का, वो तो विधायक करते हैं फैसला। विधायक अगर हमारी मेजोरिटी आएगी तो फैसला करेंगे। कई जगह जैसे प्रोसीजर है। पंजाब में जैसे घोषित कर दिया था राहुल गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को, हिमाचल में अभी तक नहीं हो पाया। तो हिमाचल में हर एक आदमी ये सोच रहा है कि मैं CM हूँ, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री में अब नतीजा आएगा तो MLA और हाईकमांड फैसला कर लेंगे। हाँ, ऐसा ही होता है। अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मुद्दे तो हर वर्ग के लिए है। किसान के साथ जो है, जो वायदा किया था 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, आमदनी तो कर नहीं पाए। लागत दुगनी चौगनी कर दी। आज भी खाद के लिए लाइन लगी हुई है, पुलिस के थानों में इनको खाद बांटना पड़ता है, समय पे खाद निकल जाता है। ये खाद वाली समस्या वैसे शुरू से रही है आपके समय? नहीं, हमारे समय में कभी ऐसी समस्या नहीं। थानों में कभी नहीं खाद बटा, हमारे कभी नहीं बटा। किसानों के लिए तो बोलते हमने एक दाना खरीद लिया मंडी से। ये मंडी आप देख लो, किसान फिर क्यों वो कर रहे हैं? ये MSP का वायदा करके MSP नहीं खरीद जाती। एक चला दिया पोर्टल, किसान को पोर्टल के डाल दिया। भाई वो तो पैदावार तो पहले भी होती थी। पोर्टल जहाँ जरूरी हो वहाँ लगाओ। किसान को पोर्टल का क्या मतलब भाई? वो तो पोर्टल मतलब, से क्या पोर्टल से ये होगा, उसकी ट्रॉली मंडी में जब जाएगी, जब उसका नंबर आ जाएगा, मतलब वो आज उसकी अपनी फसल निकाल के तैयार है ट्रॉली लाने के लिए, लेकिन 6 दिन उसको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका नंबर नहीं आएगा। इतने उसका वही खराब हो जाएगा।
तो वो बाहर खड़े रहते थे किसान। इसी वास्ते खड़े रहते जेपी हैं। दलाल जो कृषि मंत्री इसी वास्ते हमारे, खड़े रहते हैं, वो कह रहे पोर्टल तो बहुत अच्छा है। इसी वास्ते खड़े रहते हैं। बर्बादी की तरफ किसानों से पूछो ना। हाँ। किसानों से क्या पूछो। कहते हैं किसान? किसानों पोर्टल का क्या मतलब है? वो तो आपने लाया जिस दिन, उसके बाद समय बहुत कम होता है। एक फसल काट के दूसरी फसल बोने के लिए समय बहुत कम होता है, वो पोर्टल का इंतजार करता रहेगा। अभी पराली वाला मुद्दा काफ़ी चल रहा है, और हरियाणा और पंजाब जो है ये हमेशा दिल्ली सरकार के निशाने पे रहता है कि हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, और दिल्ली में एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो जाता ऐसा है। आपके पास इसका कोई हल है? हाँ है। पराली जो है वो पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, सोल फैक्टर नहीं है। ये खाम में किसान के ऊपर थोपा जा रहा है भाई केवल पराली की वजह से पोल्यूशन है, ये गलत है। पोल्यूशन तो है दिल्ली में आज, बॉम्बे, कलकत्ता में अपना चेन्नई, इनकी सबके गाड़ियाँ जोड़ लो, इतनी अकेले दिल्ली में है, पोल्यूशन नहीं फैलेगा क्या उससे? उसकी क्या वजह? इंडस्ट्री का कैपिटल है, तो इंडस्ट्री में धुआं निकलता है, वो उसकी पोल्यूशन नहीं है क्या? आप खुद देख रहे हैं। लेकिन पराली भी एक कंट्रीब्यूटरी। लेकिन ये वाला समय जो आता है ये आता इन दिनों में है, मतलब ये जो अपने महीने हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उन दिनों में आग तो लगाते हैं वहाँ पे। इस चीज़ को आप डिनाई खाली आग से नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। 3 महीने थोड़ा आग लगाते हैं वो 3 महीने आग लगाएंगे तो उनको पैदा क्या होगा? पैदा, लेकिन वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, लेकिन सोली वो नहीं है, खाली उसकी वजह से नहीं है। पोल्यूशन तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसान के ऊपर थोपे जा रहे हैं कि भाई किसान की पराली से हो गया। अच्छा, जहाँ तक मेरे को याद है ये कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है पराली। ये कब से चलन शुरू हुआ पराली जलाने का? आपको तो याद होगा, आप तो किसान। नहीं, जब से मतलब भाखड़ा बना है या धान पैदा होने लगा है जब से है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जब पराली की बता रहा हूँ वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है पराली का। हाँ, पराली का भी समाधान तो है। क्या है? किसानों को वो दें, उनका एमएसपी फिक्स करें और सरकार खरीदे उससे। फिर अब किसान क्या करे? बहुत काम हो सकते हैं इसके। बताइए ना, आपका इंटरव्यू तो सभी सुन रहे होंगे। बिजली बन सकती है इससे। अच्छा, अभी कहीं पे ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ बिजली हाँ हाँ, बनती है पराली से। अच्छा। अब पराली की अब ठेकेदार ठेका भी देने लगे, पर एकड़ का देते हैं 8,000, 4,000, कहीं 5,000, तो वो ठेका भी मिलता है। पहले तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन किसान की समस्या ये है, वो फसल काटे और वो ना उठाए तो फिर अगली फसल कैसे बोएगा? तो ये सरकार को चाहिए अपनी जिम्मेवारी से उसकी एमएसपी फिक्स करके उसको खरीद करके आगे अल्टरनेटिव बनाए, और उसके बाइंडर्स के लिए, मशीन के लिए सरकार के ऊपर ऑलरेडी इतना खर्चा रहता है। जिसकी भी सरकार आए, विपक्ष बोलता है हमेशा, आपकी सरकार होगी तो दूसरी पार्टी वाले बोलते होंगे कि सरकार पे कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है। अब इन वाली चीज़ों को खरीदने में क्या सरकार सक्षम है? हाँ, क्यों नहीं सक्षम है? फिर तो एमएसपी नहीं खरीदती, और खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, उससे आमदनी भी होगी भाई। जहाँ आप पावर जनरेशन करोगे उससे आमदनी नहीं होती क्या? और रेवेन्यू जनरेशन के लिए जैसे आप राजस्व की प्राप्ति के लिए और कौन सी चीज़ें हैं? इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो लेके नहीं आए। जो मैंने कहा इवेंट मैनेजमेंट की वो है। यहाँ गुड़गांव में एक इन्होंने किया, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से इवेंट किया था, और उस टाइम कहा था कि 6 लाख करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आई नहीं, कहाँ गई? बिल्कुल नहीं आई ना। 2, 5, 7, 10 करोड़ हज़ार की आई होगी इनकी, जो कहाँ 6 लाख करोड़। और वो आज जितनी आई होगी उससे ज़्यादा फैक्ट्री वाले छोड़ के भी चले गए। फरीदाबाद में बेरोजगारी इसी वास्ते फैली है। उसकी क्या वजह रही? बिजली है, बिजली कट चलता है। मतलब बिजली का जो है, जो एनुअल ग्रोथ पर एनम जो ग्रोथ थी हमारे समय में 10% थी, वो घटकर 2% हो गई। अच्छा। उसकी वो बेरोजगारी का वो भी एक कारण है। तो बिजली का और पानी का तो हमेशा से ही देखो, SYL वाला जो मुद्दा है तकरीबन 40 साल से चल रहा है। इसमें पंजाब में मतलब ऐसा भी रहा कि यहाँ पे केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वहाँ पे अकालियों की है, सॉल्व नहीं हुआ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, सॉल्व नहीं हुआ। जब नेता जाते हैं पंजाब जाते हैं तो पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा की बात करते हैं, केंद्र के नेताओं की।
ये मसला भी ऐसा मसला बन के रह गया कि इलेक्शन में उछालो लेकिन सोचो किसी के लिए कुछ नहीं सॉल्व हुआ था। SYL खुद ही थी, पंजाब की पोर्शन भी खुद ही थी। वो पैसे वापस कर दिया कैप्टन साहब ने। तो गलत है ना, गलत है। जब भी तो उनका सीट नहीं आई कोई, जब भी कोई सीट नहीं आई ना, गलत फैसला तो गलत ही होता है। जो बात हो गई, नहर खुद गई थी और उन्होंने एक जो एग्रीमेंट था वो एब्रोगेट कर दिया, जो कि उसमें पार्टी थे बिटवीन हरियाणा, पंजाब, सेंटर प्राइम मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व थे। वो एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में मैं MP था उस टाइम, हम मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भेज दिया और वहाँ से फैसला आ चुका है। वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि SYL खोदने का। ये अब कमज़ोरी है, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, खोदो। और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उसका क्या सरकार आएगा, उससे क्या है, क्या रीज़न रहा? इसका आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में है, पंजाब में कैसे आ गई? क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये लॉजिक समझना चाहूँगा। क्या लोग जो हैं वो पुरानी पार्टियों से आजिज़ आ गए हैं? नहीं, वो अकाली पार्टी बैठ गई वहाँ। और पिछले इलेक्शन में भी ऑल्टरनेटिव सिर्फ वहाँ आप पार्टी दिखाई दे रही थी, आम आदमी पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन आम आदमी पार्टी का था। लोग रुस्ते, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट डगमगा गई, तो वो कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के डिसीजन ये ठीक रहे आपके हिसाब से जो चले वहाँ पे, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी की साइड टिल्ट हो गए, नई पार्टी बना ली? नहीं, तो जब उनका इस्तीफा हो गया, किसी बात को महसूस करके इस्तीफा हो गया, हो सकता है वो अगर जमा रहता मामला तो शायद हो सकता है कांग्रेस के लिए बेहतर रहता। लेकिन जो इवेंट्स हो जाते हैं, कोई कारण मिल जाते हैं, उसमें तो ना आपका कंट्रोल रहता ना मेरा कंट्रोल रहता। अभी हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है ये अपनी दावेदारी पेश कर रही है, मतलब तीसरी पार्टी एक तरीके से उभर के सामने आ रही है। पहले से कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, अब JJP की भी 10 सीट्स हैं, इनेलो की हालांकि एक ही सीट है। तो आम आदमी पार्टी का जो फ्यूचर है वो हरियाणा में आपको दिखाई देता है? दिख गया ना आदमपुर में। आदमपुर में तो फिर 3000 वोट आई। हाँ, तो आदमपुर 3000 वोट पूरे हरियाणा का क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं, एक वो तो आपने कह दिया ना, वो तो भजन लाल का इलाका। भजन लाल का था, वो तो एक जीत के लिए हो गया, लेकिन मुकाबले में तो कांग्रेस ही खड़ी रही। ऑल्टरनेटिव तो कांग्रेस ही है ना। लोग उस तरफ जाते हैं जो ऑल्टरनेटिव हो। आज जो ऑल्टरनेटिव बीजेपी और JJP का ऑल्टरनेटिव केवल कांग्रेस है। गुजरात ये आदमपुर से वो हुआ है। और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में बनने में ये सोचते थे, वो पता लग गया। गुजरात में आप लगातार देख रहे होंगे चुनाव प्रचार, तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कंपेनर्स हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री जी की बात करें, अमित शाह की बात करें, नड्डा साहब की, या कोई भी इस वक्त जिससे भी पूछो गुजरात में है। कांग्रेस वहाँ पर भी अब थोड़ी सी जागृत हुई है, अब जाके राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी वहाँ पे कांग्रेस से ज़्यादा दिखाई तो दे रही है। नहीं, गुजरात में तो आप देखेंगे, गुजरात का देहात जो है मेरे को मालूम है कांग्रेस के प्रो कांग्रेस रहता है। कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी वहाँ। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका जाना हुआ या आगे प्लान किया? मैं गया था, कन्याकुमारी गया था। हाँ, आगे जब हरियाणा में आएंगे जब भी हम करेंगे। हाँ, उससे आपको क्या इम्पैक्ट होते दिखाई दे रहा है पार्टी में? मतलब क्योंकि जो मुख्य इलेक्शंस हैं उससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दूर रहे, हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ। भाई ये उन्हें एक इस बात का मतलब ये है कि वो केवल एक चुनाव के लिए नहीं है, देश को मजबूत करना है, देश में पार्टी मजबूत हो, इस बात के लिए आता है। वही मजबूती कैसे आएगी? मैं क्योंकि ये मंच है बड़ा, लोगों से आते तक हैं पहुँचे। हाँ। मजबूती इसी हिसाब से जनसंपर्क से ही आती है। प्रजातंत्र है ये, जनसंपर्क ही नहीं होगा तो वो पार्टी कैसे रहेगी? अभी हम अगर आला कमान की बात करें तो नेतृत्व तो बदला है। मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधान बना है, तो क्या उसमें आप पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट देखते हैं? एक तजुर्बेकार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे ख्याल में कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और
सही मायने में कांग्रेसी है, तो ठीक रहेगा। अभी आने वाले केंद्र के चुनाव होंगे, इसमें आपको कांग्रेस कहाँ पे खड़ी दिखाई देती है? नहीं, कांग्रेस मजबूत स्थिति है और इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी बीजेपी के बाद तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस मजबूत स्थिति है। कांग्रेस पूरे देश में एक ब्रांड है, समझ नहीं, लोग चाहते हैं कांग्रेस को। तो चाहते हैं तो फिर उसका रिस्पांस क्यों नहीं दिख रहा? एक चुनाव के हार जीत से उसने 2 से 5 साल जो है 10 अब साल तो 8 साल हो गए। देश की हिस्ट्री में कुछ नहीं मायने रखते हैं, हाँ। समझे नहीं। लेकिन कांग्रेस का है, ब्रांड है। कांग्रेस एक दिन में नहीं बनी है। कांग्रेस बहुत लंबे चौड़े संघर्ष से और देश की आज़ादी में बहुत कुर्बानियाँ पार्टी ने दी हैं, तो बनी। अब जो विपक्ष है वो सत्तारूढ़ पार्टी पे लगातार आरोप लगाता रहता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जो विपक्षी नेता हैं उनको डरा धमका देती है, ईडी का डर दिखा देती है, इनकम टैक्स का डर दिखा देती है। इसमें सच्चाई है? नहीं, डरना नहीं चाहिए। हाँ। बाकी में जो है देश का कानून जो है, मेरे तो कानून पे पूरा विश्वास है। कोई ऐसा करते भी हैं तो कानून पे विश्वास है मेरे को। आप से अंतिम ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ द मुकेश राजपूत शो में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो केवल मात्र हरियाणा तक सीमित नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आला कमान में आपकी बात सुनी जाती है, आप वहाँ पे जो बोलते हैं उस पर तवज्जो दी जाती है। तो आपकी पार्टी संगठित हो और देश तरक्की करे, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, क्योंकि एंड में तो वो देश के ही प्रधानमंत्री होंगे या प्रदेश के ही मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसी क्या सलाह देना चाहते हैं जिससे हरियाणा का विकास हो? अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या प्रधानमंत्री तक ये कार्यक्रम पहुंचता है, तो ऐसी कौन सी सलाह देना देखो, चाहेंगे? हरियाणा जब बना 66 में, उस टाइम बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, इंदिरा जी ने बनाया था। तो उस टाइम लोग सवाल करते थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो भी सकेगा, नहीं खड़ा हो सकेगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने बहुत सरकारें बनी, बदली, और उनने भी मैं सबका करता हूँ, सबका अपना योगदान रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा के लोगों का रहा है, किसान का रहा है, मजदूर रहा है। मेहनत कर कर के हरियाणा जो है ना फुटबॉल बन गया। पंजाब हरियाणा फुटबॉल बना, उस टाइम नहीं था पहले जब हरियाणा बना। और आर्थिक स्थिति में यहाँ तक आ गया था 2014 में प्रति व्यक्ति आय और इसमें इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था जी। तो ऐसी बात नहीं है हरियाणा। लेकिन 2 चीज़ों मैंने देखा जो कि और हो सकते थे, जो नहीं किया, जो मैंने प्रयास किया आगे उस चीज़ की है। क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब हरियाणा 66 में बना, 66 से लेके 2005 तक। 66 में भी एक मेडिकल कॉलेज था सरकारी क्षेत्र में, रोहतक, 2005 तक वही था। उसके बाद ये बनाए हमने 5 मेडिकल। 2005 में तो आप आ गए थे ना? हाँ हाँ, उसके बाद 5 मेडिकल। 2005 में रहे, फिर अगले उसमें भी, लेकिन उससे पहले भी तो कितनी बार कांग्रेस की सत्ता रही है। तो सवाल इस बात का आपने हरियाणा में पूछा, मैं किसकी सरकार है किसकी नहीं थी, और सबका जो हो उसका क्या, लेकिन जो कमी रहेगी वो मैंने बताया। वो किसी स्वास्थ्य मेडिकल डॉक्टर ही पैदा करे हमने, सिर्फ केवल एक मेडिकल कॉलेज स्टेट में। और शिक्षा में कितनी यूनिवर्सिटी थी। मतलब हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या और कोई हायर स्टडीज के लिए दाखिला लेना था, पढ़ता था, तो या तो कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र जाते जी। अब कोई नहीं जाता। लेकिन अब भी बहुत काम करने की जरूरत है इन क्षेत्रों में। जब तक इन क्षेत्रों पे नहीं हम पूरी तरह से विकास करेंगे और किसान को समृद्ध नहीं बनाएंगे तो हरियाणा समृद्ध नहीं बन सकता। अगर खिलाड़ियों की बात नहीं करूँगा तो ये कार्यक्रम अधूरा सा रह जाएगा। खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है, नौकरी दे रही है, पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए के इनामात दिए जा रहे हैं, इस चीज़ की तो तारीफ करो। ऐसा है, ये खेल नीति जो मैं लेके आए थे, लोग हर गांव में स्टेडियम में, परसों ही गया था एक गांव में, वहाँ से 2 गोल्ड मेडल लेके आए लड़कियाँ बॉक्सिंग में। वो स्टेडियम हमारे समय बना था, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं। गांव वाले कहते हैं 2014 के बाद 1 पैसा नहीं लगा। कौन से इलाके की बात? रुड़की की बात कह रहा हूँ, रुड़की गांव है,
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, पहले 2014 से लेकर एक पैसा नहीं लगा, हम गांव वालों ने इकट्ठा करके इनको वो किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हुड्डा साहब ने ज़्यादा पैसा वहाँ लगा दिया था तो हम नहीं ना नहीं लगाएं? नहीं नहीं, मैं तो पूरे हरियाणा में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए मैंने। हाँ हाँ अब आप देखो, जींद में जाके देखो, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। आप कहीं अम्बाला में देखो, कहीं देखो, ये नहीं है उनको। हिसार में जाके देखो, जो ठप पड़े थे वो हमने बनाए, हर जगह बनाए हैं। और खेल नीति बनाई थी भाई, पदक लाओ पद पाओ। अब वो नीति है नहीं। ये मिल तो रहे हैं अभी भी। नहीं नहीं, बस वैसे ही है अभी मेरे समय में कितने डीएसपी भर्ती करे, इनके समय में एक डीएसपी हो, बताओ। पदक उस हिसाब से आए ना आपके समय में? नहीं नहीं, मैं हमारे समय में, इस समय पदक तो खिलाड़ी तो उस टाइप के हैं, आए हैं पदक यहाँ अब भी, लेकिन कोई डीएसपी भर्ती नहीं किया, कोई इसका नहीं। क्लास 1 क्लास 2 की तो भर्ती छोड़ दी खिलाड़ियों के लिए। क्लास 2 मतलब 3-4 में जाओ, प्रोत्साहन देना पड़ता भाई। खेल नीति में क्या है, हमने तो स्कूल में ही हमने तो अडॉप्ट कर दिए थे, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देना शुरू किया था। बहुत सारी लंबी चौड़ी नीति थी, लेकिन 3 बेसिक चीज़ होती हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। एक, जो भी खिलाड़ी हो उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा, उसका फ्यूचर अश्योर किया जाए, तो आप अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हो। जब भी तो ये कारण है, कॉमनवेल्थ हुआ 2010 में, 38 गोल्ड मेडल आए हरियाणा के, उसमें से 22 गोल्ड मेडल अकेले, ना सॉरी देश में, उसमें 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के। ओलंपिक में 6 में से 4 हरियाणा के। तो यही तो कारण है। तो वो अभी भी आ ही रहे हैं, उसी रेशो में नहीं तो आ रहे हैं? खिलाड़ी तो उसी में है, लेकिन अब खिलाड़ी का प्रोत्साहन नहीं है। खिलाड़ी, मेरे बहुत खिलाड़ियों से बात होती है, मैं बता रहा हूँ, एक डीएसपी भर्ती करोगे ना, बताओ। अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में सवाल पूछ रहा हूँ, क्या देश में या हमारे प्रदेश में ऐसा समय आ गया है कि जब सरकार हो या विपक्ष हो, वो मिलजुल के प्रदेश के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, एक दूसरे का सहयोग करें? पहले तो यही होता था, प्रजातंत्र का तो मायने तो यही है। प्रजातंत्र का मायना यही है, पक्ष और विपक्ष, उनका अपना अपना रोल है और वो सही निभाए। और जो पक्ष हो तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, दोनों तरफ होंगे। सकारात्मक और राजनीति होनी चाहिए। जहाँ स्टेट के डेवलपमेंट की बात हो, देश के डेवलपमेंट की बात हो, विचार, पार्लियामेंट का मतलब यही है ना, वहाँ डिस्कशन हो, फिर फैसला लिया जाए, सबके विचार सुने जाए। पार्लियामेंट से मेरे को एक सवाल और याद आ गया चलने से पहले। असेंबली में सबके विचार लिए जाए। असेंबली का ही सवाल उठा रहा हूँ मैं। अभी मिल के आए अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी कि चंडीगढ़ में जो विधानसभा है वो हरियाणा की होनी चाहिए। पंजाब वाले बोल रहे हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। ऐसा ही खेल हरियाणा के साथ हवाई अड्डे को लेकर हो गया। चंडीगढ़ में पंजाब ये नहीं कह सकता 1 इंच नहीं देंगे, दैट इज ड्यूटी, यूटी है, लेकिन वो हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी रहेगी। ये जो आप इशू बता रहे हैं कि 10 एकड़ इतनी दूर, वहाँ से दूर ले, और फिर उसका, हमारी मीटिंग हुआ था, मैंने उस टाइम कहा था, मुख्यमंत्री भी थे और स्पीकर साहब भी थे, मगर देखिए आप ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है हमारी विधानसभा बढ़नी चाहिए, एक्सपेंशन होनी चाहिए, तो जहाँ ऑलरेडी है वहीं और ज़मीन लेकर करो, वहाँ है स्कोप, वहाँ स्कोप है। हेरिटेज सिटी तो हाई कोर्ट भी हेरिटेज था, वहाँ कैसे एडिशनल कमरे बन गए, तो यहाँ बनाओ। हम अपना क्यों छोड़ें अपना स्थान, जब हमारी है ही राजधानी। तो हेरिटेज के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है? नहीं, वो इजाज़त ली जा सकती है ना, बताया जा सकता है, जैसे हाईकोर्ट वालों ने किया भाई, तो उसको वो प्रयास करें। स्पीकर साहब ने मेरे को कहा हम कोशिश करेंगे, लेकिन खाली सेक्रेटरीट यहाँ पर है, आधा असेंबली हॉल तुम्हारा यहाँ है, और दूसरा असेंबली हॉल आप बनाओ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर को, मेरे को लॉजिक इसका समझ लगता है। मतलब आप कह रहे हैं वहीं पे बनाओ? हाँ, यहाँ बनाओ, इजाज़त लेके। हाँ। हवाई अड्डे को लेकर भी आपने काफ़ी कोशिश की थी कि उसका जो नाम है वो चंडीगढ़ ही रहे, फिर पंजाब बीच में आ गया। आप तो अपने हिस्से के नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हवाई अड्डे का शुरू से मेरा नाम मैंने सुझाव दिया था, ये तो स्टेटमेंट है मिनिस्टर की, भगत सिंह के नाम, शहीद भगत सिंह। अच्छा, वो शुरू से आप ही ने दिया था? बिल्कुल 100%। अच्छा, 100%। वो शुरू में क्या था, मोहाली और चंडीगढ़ को लेकर? वो तो शुरू में ये था कि जहाँ बना है उसको, ये मोहाली पंजाब को बनाना चाहते हैं मोहाली, मैं मेरे को मंजूर नहीं है। चंडीगढ़ की
केमिस्ट्री को मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, चंडीगढ़ हमारा है, तो उसमें एयरपोर्ट में साझीदार हैं। उसमें आपने पैसे भी दिए थे, है ना? नहीं मतलब पंजाब भी उतना ही साझीदार है, हम भी हैं। हाँ, और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इतने ही है, 51% वो है, 24.25% आप दोनों हैं। पंजाब हरियाणा है। तो वो बात हुई और उसी टाइम मैंने सजेस्ट किया था कि शहीद भगत सिंह का नाम रखा जाए। अब जैसे चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का काफ़ी विकास हो रहा है, काफ़ी सारी इंटरनेशनल हो गया। वहाँ पे जा रही हैं। हरियाणा की जो दूसरी जगह है वहाँ पे आपको कहाँ पे लगता है कि हवाई पट्टी, नहीं, हवाई अड्डा बनना चाहिए? हमने तो दूसरा जो है इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा था वो मंजूर करा रखा था, ये भी ले लिया था क्लियरेंस आपका एयरफोर्स से भी। वो हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद कहाँ पे? ये मतलब चांग गांव है, उससे इधर चांग है, और कुछ एरिया हिसार डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, कुछ भिवानी का पड़ता है, कुछ मतलब उस तरफ हो जाता वो एक। हाँ हाँ हो गया था, आइडेंटिफाई हो गया था, इवन एयरफोर्स से क्लियरेंस हो गई थी, हम मंजूर हो गया था, लेकिन वो गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद वो एयरपोर्ट जेवर में शिफ्ट किया गया। अच्छा, जेवर वाला नहीं तो अपने हिसार में बनता? वहीं था, मतलब ये 3-4 जिलों में वहीं एयरपोर्ट बनना था, वो वहाँ शिफ्ट हो गया। टूरिज्म को लेकर भी आप कुछ सोचते हैं कि हरियाणा में संभावनाएं हैं? भावना है, हमने बनाया था टूरिज्म का जो सर्किट बनाया था, अपने इसमें जो कुरुक्षेत्र और ये इसका, जैसे कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे इस्कॉन को हम लेके आए, यहाँ पे अक्षरधाम को हम लेके आए, यहाँ पे वो जो अपना तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर को लेके आए, तिरुपति की रेप्लिका मैंने वो जो वहाँ ट्रस्ट है उनके चेयरमैन मेरे मित्र, उनसे रिक्वेस्ट करके रेप्लिका यहाँ बनवाया है कुरुक्षेत्र में, ताकि यहाँ पे वही मंदिर बन जाए, ताकि लोगों जाए टूरिज्म के लिए स्थान हो। ब्रह्म जो सरोवर उसको भी इम्प्रूव किया। इस प्रकार से अभी सरकार जो गीता महोत्सव चला रही है, ये अच्छा लगता है आपको? गीता महोत्सव तो हमारे टाइम में भी होता था। हाँ। अब मैंने कहा इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप द मुकेश राजपूत शो में आए और हमारी सारे सवालात का आपने बेबाकी से, ईमानदारी से जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कौन नहीं जानता, और इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सारे सवालात को किस तरीके से सुनना है, कैसे जवाब देना है, ये इनसे बेहतर भला और कौन समझ सकता है। हमारी कोशिश थी कि ईमानदारी से हर वो सवाल पूछें जिनको लेकर इन पे कभी कोई सवाल उठता हो या जनता कहती हो, विपक्ष कहता हो, वो सवाल भी हमने पूछे। प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सकता है वो सवाल भी हमने लिया। उम्मीद है कि आज का ये जो शो द मुकेश राजपूत शो आपको पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो सब कुछ जानते हैं। बहरहाल इस शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि द मुकेश राजपूत शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।